साथियों, जय भीम, जय मूल निवासी। मंचासीन प्रबुद्धजन और इस पंडाल में उपस्थित सम्मानित प्रबुद्धजन, देवियों और सज्जनों, आज बामसेफ के इस 39वें अधिवेशन में मैं आयोजकों द्वारा बुलाया गया है, इसके लिए मैं आभारी हूं और आप सबका भी आभार प्रकट करता हूं कि आप एक अच्छी संख्या में उपस्थित हुए हैं। और यह जो सम्मेलन है जो 25 तारीख से लेकर 28 तारीख तक चलेगा, मूल निवासियों के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए जिसमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटी सम्मिलित हैं, उन सब के लिए कारगर साबित होगा। हम पिछला इतिहास उठाकर देखें, उसको बहुत ज़्यादा दोहराने की ज़रूरत नहीं है, परंतु याद रखने की आवश्यकता अवश्य है कि पिछले 3000 वर्षों से भारत के मूल निवासियों पर जो अत्याचार होते आए हैं या उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है, उसके कारण क्या हैं और उसका निवारण क्या है। 1931 की जनगणना के आधार पर हम मूल निवासी 85% और जो दूसरे लोग हैं जिनको आप सामान्य जाति कहते हैं, जनरल कैटेगरीज में आते हैं, वो केवल 15%। और 1931 के बाद से आज तक कोई जातिगत जनगणना नहीं हुई है और आमतौर पर स्पष्ट हो रहा है कि अब उन लोगों की संख्या 10% पर सिमट गई है। 90% हम लोग भारत के मूल निवासी, पिछड़ी जातियां, SC, ST, माइनॉरिटी सब मिलाकर, पर उसके बावजूद भी हम त्रस्त हैं। हम अपने संविधान के दायरे में आने वाले समस्त अधिकारों को आज तक पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाए हैं। थोड़ी बहुत जागृति आई है तो वह केवल SC और ST में आई है। OBC अभी भी उसी तरह पिछड़ा है और अपने पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयास तक नहीं कर रहा है। मुझे कहते हुए अफसोस होता है, अक्सर कहा जाता है कि पिछड़ी जातियों को एकत्रित करना मेंढक तोलने के समान है, एक को जोड़िए तो दूसरा उड़ जाता है। यह प्रवृत्ति हम कब तक चलाएंगे? हमें सोचना होगा कि हम क्यों पिछड़े हैं और क्या हम पिछड़ा ही रहना चाहते हैं। हमें चाहिए कि हम आगे बढ़ें, पिछड़ापन दूर करें। कुछ मायनों में यदि देखा जाए तो हम जो अगड़ी जातियां कही जाती हैं उनसे भी कहीं आगे हैं। आज यदि मेरिट का सवाल लें तो मेरिट पर आप देखेंगे कि पिछड़ी जातियों की जो योग्यता है वो अगड़ी जातियों से ज़्यादा साबित हो रही है। परंतु आरक्षण को लेकर हमेशा यही बात उठाई गई है कि आरक्षण इसलिए नहीं दिया जा सकता ज़्यादा कि मेरिट का सवाल है।
अब हम सामान्य जाति के लोगों में भी सिलेक्ट हो रहे हैं। भिन्न भिन्न परीक्षाओं में आप देखेंगे कि पिछड़ी जातियों की जो कट ऑफ जो अंकों की जो सूची होती है वो अगड़ों से ज़्यादा है। तो ये सवाल ख़त्म हो गया है कि पिछड़ी जातियों में मेरिट का सवाल है, मेरिट नहीं है। ये मेरिट जो हम आए हैं कुछ पढ़े लिखे लोग जो थोड़ा जागृत हुए हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाकर और उस स्टेज तक लाए हैं कि वो अगड़ी जातियों से कम्पीट करने लगे हैं। परंतु ये जागरूकता उतनी नहीं है, पर्याप्त नहीं है जितनी हमारी जनसंख्या है। इस वक्त जातिगत जनगणना को लेकर पूरे भारतवर्ष में सभी संगठन आवाज़ उठा रहे हैं। उस पर एक आंदोलन की भी आवश्यकता है, क्योंकि जातिगत जनगणना आवश्यक है। जब तक हमें अपनी जाति का संख्या का पता नहीं चलेगा, तब तक हम अपने अधिकारों के प्रति कि हमारा इस देश के स्रोतों में कितना हिस्सा है वह नहीं जान पाएंगे। इसलिए जातिगत जनगणना एक ज्वलंत मुद्दा है। इस पर हमें एकत्रित होकर, संगठित होकर काम करना है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यह मूल मंत्र है। इस पर हम चलें, शिक्षित बने। शिक्षा की ओर कुछ रुझान बढ़ा है, लेकिन सुदूर ग्रामीण अंचलों में अभी शिक्षा का उतना प्रभाव या उतना व्यापक लोगों में उत्साह अभी नहीं देखा गया है। हम लोग जो पढ़ लिख लिए हैं, कुछ आगे बढ़ गए हैं और कुछ बातों को समझने लगे हैं। हम लोगों को चाहिए कि हम ग्रामीण अंचलों में जाकर अपनी सेवाएं दें, वहाँ पर लोगों को शिक्षा के प्रति जागृत करें। जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा, तब तक वह आगे बढ़ने के लिए उसे रास्ता नहीं मिलेगा। जब तक वह समझेगा नहीं। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि पहले जानो, फिर समझो और फिर पालन करो। यह एक वैज्ञानिक सोच प्रदर्शित करता है जिस पर हमें आगे बढ़ना है। हम आज पाखंडवाद में घिरे हैं। उस पाखंडवाद में जो हमारा समाज घिरा हुआ है, वह शिक्षित बनने में और संगठित रहने में और संघर्ष करने में बाधक बना हुआ है। हमें पाखंडवाद से बाहर निकलना है। जिस ब्राह्मणवाद ने हमें 3000 वर्षों से गुलाम बनाया हुआ है, पाखंड के अंतर्गत हम उनके गुलाम हैं। हम उन अवैज्ञानिक बातों पर विश्वास करते हैं और अपनी वैज्ञानिक चेतना को हम जागृत नहीं करते हैं, उस पर विचार नहीं करते हैं और उसी पाखंड में घिरे हुए हम अपने समाज को पीछे हटाते चले आ रहे हैं। हमें चाहिए कि जो चीज़ हमारे सामने है, जो हमें बताया गया है, उसमें कितना वैज्ञानिक आधार है। और अगर वैज्ञानिक आधार है, जैसे गौतम बुद्ध ने कहा कि पहले जानो, फिर समझो और फिर उसका पालन करो, तो किसी चीज़ को समझने के लिए जानना कि बहुत ज़रूरी है और वो उसके लिए वैज्ञानिक आधार अपनाया जाना आवश्यक है। मैं
किसी भी धर्म या संस्कृति के विपरीत कोई बात नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन हम जिस धर्म और संस्कृति में उलझ कर रह गए हैं, उनके अनुष्ठानों, उनके व्रत, उनके कीर्तन और न जाने उनकी कांवड़ यात्रा और अन्य चीज़ों पर हम इतना ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं कि हम अपना सारा काम छोड़कर उसी में लग जाते हैं। जितना समय हम उन अनुष्ठानों में, उन कार्यक्रमों में दे रहे हैं, उतना समय हम शायद शिक्षित बनने में नहीं दे रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, ये तीन ऐसे स्तंभ हैं जो किसी भी समाज के लिए उसको ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त हैं। यदि हम शिक्षित होंगे, जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, तो हम अपने पूर्वजों के लिए, पूर्वजों से ये सीखने के लिए प्रेरित क्यों नहीं होते हैं। देहातों में मैं देहात से बिलोंग करता हूँ। देहातों में एक परंपरा सी चली आ पड़ी है कि हमने बच्चे को पढ़ाना शुरू किया कि जैसे तैसे वो हाई स्कूल पहुँचा या किसी प्रकार इंटर कर पाया तो हम सोचने लगते हैं कि नौकरी लग जाए। उसको आगे बढ़ाने के लिए हम अपने संसाधनों को कम मान के चलते हैं कि भाई आगे हमारे पास पढ़ाने के लिए शायद उतने संसाधन नहीं है, और नौकरी कराने के लिए पहले से उसके मन में डाल दिया जाता है कि हाई स्कूल कर लिया, इंटर कर लिया, बहुत है, आगे कहीं नौकरी लग जाएगी। साथियों, वो ज़माना भी चला गया कि जो हाई स्कूल और इंटर पास करने के बाद नौकरियां लग जाती थी। अब कंप्यूटर युग है, जो कंपटीशन हो रहे हैं कंप्यूटर से हो रहे हैं, लेकिन आज भी देहातों में ऐसी परंपरा पड़ी हुई है कि भाई नौकरी तो लग जाती, लेकिन हमारे बाप के पास शायद पैसा देने को नहीं था। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप के लिए ही ऐसा सोचने लगते हैं कि इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, कहीं रिश्वत दे देते तो हमारी भी नौकरी लग जाती। ये सब धारणाएं गलत हैं। मैं आपको बता दूं, आप सभी देखते होंगे समाज में कि ये बातें चल रही हैं कि बिना रिश्वत के लिए नौकरी, बिना रिश्वत के बिना नौकरी नहीं लगती है, लेकिन ये धारणा एकदम गलत है। इन कॉम्पिटिशन्स में जहाँ पर इस तरह की सौदेबाजी होती हैं और जहाँ पर कहा जाता है कि वो कोई व्यक्ति ऐसा है जो काम करा देगा, पैसा जमा करा के आपसे जो है लालच दे के आपको मेहनत करने से भी रोक देता है, वो केवल जुआ खेलता है। एक व्यक्ति यदि किसी कंपटीशन में 10 आदमियों से पैसा जमा करा लेता है तो 10 आदमियों में कम से कम 2 व्यक्ति जरूर ऐसे निकल आएंगे जो अपनी मेरिट पे आ जाते हैं, और वो दोनों आदमी ये समझते हैं कि हमने तो रिश्वत दिया था इसलिए हमारा काम हो गया। हम ये कहते हैं वो 8 आदमियों का जो पैसा लौटा रहा है, यदि उसके पास ऐसी सुविधा थी या उसका ऐसा प्रभाव था तो उसने 10 के 10 व्यक्तियों को क्यों नहीं भर्ती करा दिया, क्यों नहीं नौकरी दिला दी। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। देहातों में ये परंपराएं बहुत चल रही हैं। बच्चे यही सोचकर नहीं पढ़ रहे हैं कि नौकरी तो रिश्वत देकर ही लग सकती है, लेकिन नहीं, आज ज़माना बदल गया है। कंपटीशन में आना होगा, और जब तक आप कंपटीशन में नहीं आएंगे और जब तक अपने दिमाग से ये बात नहीं निकालेंगे कि हम पर्याप्त योग्यता न होने के बावजूद भी सिलेक्ट हो जाएंगे, तो तब तक सिलेक्शन का कोई आधार आपका नहीं बनता है। आपको यही सोचना होगा कि हम पर्याप्त नहीं, पर्याप्त से भी ज़्यादा, अधिक से अधिक मेहनत करके टॉप पर पहुंचेंगे तो आपके सिलेक्शन का आधार बन सकता है। और दिमाग से ये बात निकाल देनी होगी कि हमें कोई पीछे से पुश करेगा या हेल्प करेगा, तब हम नौकरी में आ पाएंगे। शिक्षा के साथ साथ हमें स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि
जो एक शरीर के लिए आवश्यक चीज़ें हैं, यदि वो आपको नहीं मिल रही हैं तो स्वाभाविक रूप से आप उतना स्वस्थ नहीं हो पाएंगे जो इस संघर्ष को करने के लिए हमें आवश्यक है। शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय की बाबत, न्याय के केवल अदालतों से संबंधित न्याय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सामाजिक न्याय की बात कर रहा हूँ। हम समाज में अपने आप को पहचाने, अपने साथी को पहचाने, अपने परिवार के सदस्यों को पहचाने और जिसकी जैसी व्यवस्था है उसकी व्यवस्था के अनुसार उसे माने। दुनिया में जो पहले आया है वो बड़ा है, जो बाद में आया है वो छोटा है। ये प्रकृति का नियम है। यदि हम इस प्रकृति के नियम का पालन नहीं करेंगे तो एक सामाजिक अव्यवस्था फैलेगी जो सामाजिक न्याय में बाधक होगी। पुत्र को पिता का सम्मान करना चाहिए और बड़े भाई छोटे भाई में आपस में आदर और प्यार इनका भाव होना चाहिए। आजकल देखा जा रहा है परिवारों में विखंडन ज़्यादा है। हम विखंडित होते जा रहे हैं, भाई भाई में नहीं बन रही है, पिता पुत्र में भी विरोध हो जाता है। तो यह सब प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। प्रकृति हमें सिखाती है, प्रकृति ने ही हमें जन्म दिया है। यदि हम बड़े भाई को ये सोचते हैं कि मैं उसका सम्मान नहीं करता हूं, तो गलत सोचते हैं, क्योंकि प्रकृति ने मुझे उसके बाद पैदा किया है। मेरा ये प्राकृतिक दायित्व है जो सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है कि हम रिश्तों में एक दूसरे का सम्मान करें। और जब हम रिश्तों में एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हम संगठित होंगे, और जब संगठित होंगे तो संघर्ष करने की एक शक्ति हमें पैदा होगी। तो बाबा साहब का ये कहना कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, तो ये मूल मंत्र हमें अपने अंदर पैदा करना है, अपने परिवार में पैदा करना है, अपने पड़ोस में, अपने समाज में, अपने प्रदेश में और अपने देश तक लेकर जाना है। यही संघर्ष हम पिछड़ी जातियों को आगे बढ़ाएगा। कुछ लोग जो शिक्षित हो गए, कुछ पद पा गए, वही लोग अपने समाज से विमुख हो जाते हैं। बाबा साहब ने भी इस बात की आशंका प्रकट की थी कि उनका जो ये मिशन है यदि फेल होगा तो ये वही उनका वर्ग पढ़ा लिखा जो अपने समाज से निकल कर उस समाज से अपने आप को ऊपर समझने लगता है, वही इस मिशन को फेल करेगा। तो भाइयों और बहनों, मेरा सबसे यही कहना है कि हम बाबा साहब की इस मिशन पर काम करें कि हम शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करें। इस मुहिम में मैं महिलाओं के प्रतिनिधित्व को ज़्यादा महत्व देना चाहता हूँ। हमारा समाज कम से कम 50% ऐसा है जो महिला युक्त है, और महिला, पूरा समाज हमारा मिलकर जो बनता है पुरुष और महिला से बनता है, आधी महिलाएं हैं। तो यदि हम महिलाओं को जागृत नहीं कर पाएंगे और महिलाओं को हम शिक्षित नहीं कर पाएंगे या उनका सम्मान नहीं करेंगे तो आधी लड़ाई तो हम इसी में हार जाते हैं कि हमारा आधा समाज तो एकदम
अज्ञान है, उसको तो हमने अभी तक कुछ दिया ही नहीं, उसका सम्मान ही हमने नहीं किया है। तो हमें चाहिए कि महिलाओं को बराबर का अधिकार दें, बराबर का सम्मान देते हुए उनको अपने साथ अपने मिशन में जोड़ें और फिर देखिए कि आपके मिशन की सफलता किन ऊंचाइयों को छूती है। महिला सशक्तिकरण के नाम पर बहुत कुछ होता है, परंतु क्या धरातल पर उसका कोई परिणाम मिलता है, ये आप खुद ही देख सकते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी होगी कि हमें अपने घर में महिलाओं को शिक्षित करना होगा, महिलाओं को आगे बढ़ाना होगा और हमारे जो मूल निवासियों का जो संघर्ष है उसको गति देनी होगी महिलाओं को साथ लेकर। संजय जी ने ईडब्ल्यूएस के बारे में कुछ कहने के लिए कहा था। आप सबने देखा ईडब्ल्यूएस आर्थिक आधार पर आरक्षण, आधार तो आर्थिक है लेकिन रिजर्वेशन केवल अगड़ों के लिए। भाई जब आर्थिक आधार का आपने, जब तक आर्थिक आधार को आपने आरक्षण के लिए लिया तो फिर अगड़ों के लिए क्यों? वह सभी पिछड़ों के लिए क्यों नहीं? SC ST माइनॉरिटीज़ OBC सभी पिछड़ों के लिए होना चाहिए। परंतु पार्लियामेंट ने 24 से लेकर 48 घंटे के बीच में, मेरा ख्याल है भारतवर्ष की पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में पहला दृष्टांत होगा कि आनन फानन इतना जल्दी आरक्षण 10% आरक्षण अगड़ों को दे दिया गया। क्या यह संवैधानिक है? बिल्कुल संवैधानिक नहीं है। एक वर्ग को आप किस प्रकार, पहली बात तो कि हमारे संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का प्राविधान ही नहीं है। जो लोग सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं और जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व सरकारी सेवाओं में या भारतवर्ष के जितने भी स्रोत हैं उनमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनको आरक्षण की व्यवस्था हमारा संविधान करता है। परंतु क्या हम कह सकते हैं कि अगड़ी जातियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? आप जहां भी देखेंगे सब लोग वही बैठे हैं जिनसे पूरा पिछड़ा समाज त्रस्त है और उसके बाद भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व का जो एक सिद्धांत संविधान में दिया गया है उसका पालन आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के लिए नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, हमारे जितने भी आरक्षण हैं, SC ST का हो, OBC का हो, जब उन पर कोई विवाद आता है तो न्यायालयों में मामला जाता है तो न्यायालयों से यही कहा जाता है कि पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं। ट्रिपल टेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उससे संबंधित आंकड़े नहीं हैं और आपके लिए, आपके आरक्षण को उसमें उलझा दिया जाता है या उसे समाप्त कर दिया जाता है। क्या वो ट्रिपल टेस्ट और या वो पर्याप्त आंकड़े, क्या वो आर्थिक आधार पर आरक्षण अगड़ों को जो दिया गया, क्या वो पार्लियामेंट के सामने उपलब्ध थे? क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने वो आंकड़े उपलब्ध थे? तब भी हम आर्थिक आरक्षण को दोनों प्रकार से, पार्लियामेंट से भी और न्यायपालिका से भी हरी झंडी दे चुके हैं। ये सब क्या है? हमें संघर्ष करना है इन चीज़ों के लिए। आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विलोकन याचिका पड़ी हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा हम आशान्वित नहीं हैं कि उसमें कुछ हो पाएगा, क्योंकि जो आंकड़े बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पड़ने वाली पुनर्विलोकन याचिकाएं नाम मात्र को ही स्वीकार की गई हैं।
तो ये ऐसा मुद्दा उन लोगों को मैं समझता हूँ नहीं आएगा कि भाई इसको स्वीकार किया जाए। खैर, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मैं बहुत ज़्यादा इस पर नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मेरा अभिमत है कि ये EWS का जो आरक्षण है ये विधि सम्मत नहीं है, और सामाजिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर अगर देखा जाए तो ये बाकी जातियों के जो कमज़ोर वर्ग हैं या पिछड़े वर्ग हैं या जिनके आर्थिक आधार पर कमज़ोर हैं उनको नहीं दिया जाना तो और भी ज़्यादा ऐसा एक विषय हो गया है जो किसी भी प्रकार से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। बाबा साहब अंबेडकर ने जो मेहनत करके संविधान में हमें व्यवस्थाएं दी हैं, उन व्यवस्थाओं को हम अभी तक पूरी तरह से जान नहीं पाए हैं। तो इसको जानने के लिए हमें अपने समाज को जागृत करना होगा और उसे जागृत करके आगे बढ़ाना होगा और अपने अधिकारों को जानने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय पर बढ़कर हम संघर्ष करें और अपने उद्देश्य में सफल हों और अपने संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करें। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी।